कर रहे। आपको समझना होगा कि अपनी जंगें आपको खुद लड़ना पड़ती हैं। अब इस हमले के बाद फौरी तौर पर बदला लेने के साथ साथ ईरान सोच समझकर इसका कोई रद्द-ए-अमल देगा ताकि आलमी हमदर्दी हासिल कर सके। मिसाल के तौर पर रशिया और चाइना से मजीद हथियारों को खरीदेगा और इस वक्त दुनिया की नजरें यूनाइटेड नेशन, IAEA और रूस और चाइना पर हैं जो कि सालिसी की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी अगर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने जा रहे हैं, हंसी टीवी इनके चैनल का नाम है और इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आपने उनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, हम सब जानते हैं इजराइल और ईरान के बीच में बहुत घमासान समझ जंग चालू है और बराबर दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, लेकिन उसमें नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, चाहे वो इजराइल का हो चाहे वो ईरान का हो। इसका अंजाम आवाम को ही भुगतना पड़ता है। जैसे कि गज़ा में जो भी इजराइल ने किया, पूरे शहर को मलबे का ढेर बना दिया। अब ईरान उसी तरह से उस पर हमला करके उसको भी मतलब बेपनाह नुकसान पे नुकसान पहुंचा रहा है। सिर्फ उसी तरह से जो गाज़ा के लोग महसूस कर रहे थे, वही आज इजरायली लोग जो वहाँ के रहने वाले आवाम है वो महसूस कर रहे हैं, वो दर्द, वो तकलीफ़ें, वो परेशानियाँ। तो आज का जो हमारा वीडियो दोस्तों इसी टॉपिक पे है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगा कर तो शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत अहम और बहुत अहम जानकारी इस वीडियो के ज़रिए से हमें मिलेगी इंशाअल्लाह ने चाहा। तो कौन सा मुल्क ईरान के साथ है, कौन सा मुल्क इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, आइए सब जानते हैं पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई। तो वीडियो को बने रहिएगा हमारे साथ, एंड तक ज़रूर देखिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। ईरान और इसराइल की जंग ने एक चीज़ तो साबित किया है कि ईरान के साथ अल्लाह की गैबी मदद और ताईद शामिल रही है, वरना आज तक जिस आयरन डूम के बारे में ये कहा जाता था कि इसने इसराइल को नाकाबिले शिकस्त बना दिया है, आज इसी हिफाजत को तोड़कर इसने इसराइल के अंदर, खसूसन तेल अवीव के अंदर तबाही मचा दिया है और इसराइल को वो सब कुछ फील करवाया है जो कि पिछले 2 साल से गजा के लोग महसूस कर रहे हैं। एक्स पर मौजूद ईरानियन मिलिट्री के मुताबिक एक अहम अस्पताल को जहां पर इसराइली आर्मी के लोगों का इलाज हो रहा था, इसको टारगेट करके तबाह कर दिया गया है। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इस हॉस्पिटल के नीचे इसराइली फोर्सेस का खुफिया बंकर मौजूद था जहां पर इनके हथियार मौजूद थे। आपको याद होगा कि सेम यही मंतक इसराइली फौज गजा के अंदर मौजूद हर एक हॉस्पिटल को जो कि सिविलियन आबादी के लिए था, उसको उड़ाने के बाद दिया करती थी कि इनके हॉस्पिटल्स के नीचे हमास के खुफिया हथियारों और पनाह के लिए बंकर बनाए गए हैं। और इसी तरह से जैसे गजा के लोग अपना घर बार छोड़कर जगह जगह पनाह लेने पर मजबूर हो चुके हैं, इसी तरह से इसराइली बेघर होकर बंकरों के अंदर अपनी जानें बचा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बस जिंदा रहना चाहते हैं। हमने ऐसा इससे पहले कभी महसूस नहीं किया। हम लोग खौफजदा हैं और खौफ के मारे सो भी नहीं पा रहे कि कभी भी हम पर कहीं से भी हमला हो सकता है। जिंदा तो रहना है और मुझे लगता है इससे पहले कभी मैंने ऐसा महसूस नहीं किया था, इसीलिए हमने यहाँ सोने का फैसला किया और लगता है कि यहाँ रात में हम सुरक्षित रहेंगे। यानी ईरान ने जानबूझकर वही तकलीफ और अजियत यहाँ के लोगों को महसूस करवाई है जो कि गजा के लोग पिछले 2 साल से तकलीफ और कर्ब के अंदर गुजार रहे हैं। और इसके बाद मजीद ईरानियन फोर्सेस ने यह कहा कि इसराइलियों के पास इस वक्त 2 ऑप्शन है कि या तो ये अपनी जान बचाकर बंकरों के अंदर रहें या फिर इसराइल को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि ये जगह रहने के काबिल नहीं है और मुस्तकबिल के अंदर भी हम इसको सेहूनियों के लिए जहन्नुम बनाने वाले हैं। आप जरा याद करें कि सेम यही अल्फाज नेतन्याहू के गजा के लिए भी थे। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि आयरन डूम के पास एक हफ्ते से ज्यादा के इंटरसेप्ट मिसाइल नहीं बचे जो कि ईरान के इस मिसाइल अटैक को रोक सकें। और यही वजह है कि इसराइल का इसके अंदर इतना माली नुकसान हो चुका है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसलिए अमेरिका के लिए मजीद एक दिन भी इसको बर्दाश्त करना मुश्किल था। और नेतन्याहू ने दुनिया के सामने सेम वही गजा कार्ड खेलने की कोशिश की है जो कि वो पहले भी मिडिल ईस्ट के अंदर खेलता आया कि हम पर हमला हुआ है और हम अपना बदला लेने के लिए या फिर सेल्फ डिफेंस के लिए ईरान पर हमला कर रहे हैं। और अब की बार उसने ये हमला डायरेक्ट खुद नहीं किया बल्कि अमेरिका की तरफ से करवाया। 21 जून 2025 की सुबह ईरानी वक्त तकरीबन 3:30 पर अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया है, जिसमें फोर्डो, नतांज और अस्फहान शामिल हैं। आपको बताता चलूं कि फोर्डो ईरान की सबसे ज्यादा महफूज पनाहगाह थी या फिर न्यूक्लियर साइट्स थी जो कि पहाड़ों के अंदर मौजूद थी, इसको भी टारगेट किया गया। और इन पहाड़ों के अंदर बंकर्स को तोड़ने के लिए B-2 बॉम्बर त्यारे का इस्तेमाल किया गया, जिसको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि ये त्यारा अमेरिका का बल्कि दुनिया का सबसे एडवांस तरीन त्यारा है। और ये एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जो कि रडार की पकड़ में आए बगैर इंतहाई खामोशी के साथ एक वक्त के अंदर कई बम गिरा सकता है और न्यूक्लियर हथियारों को भी ले जा सकता है। ईरान के फोर्डो पर हमले के वक्त इसने 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बॉम्ब, जिनको GBU-57 MOP भी कहते हैं, ये गिराए। और साथ साथ नतांज न्यूक्लियर साइट पर भी हमला किया जो कि ईरान का एनरिचमेंट का सबसे बड़ा मरकज है। और इसके अलावा तीसरा अस्फहान को भी टारगेट किया गया जहां पर ईरान के यूरेनियम कन्वर्जन और फ्यूल फैब्रिकेशन का मरकज मौजूद था, इसको भी निशाना बनाया गया। B-2 बॉम्बर के अलावा अमेरिकी सबमरीन से तकरीबन 30 के करीब क्रूज मिसाइल भी ईरान की तरफ दागे गए। आपको बताता चलूं कि अमेरिका ने यह त्यारा चिमकार्डर की स्टेल्थ फ्लाइंग और स्टेल्थ स्किल से इंस्पायर होकर डिजाइन किया था और पहली बार यह 17 जुलाई 1989 के अंदर दुनिया के सामने आया था। इसको नॉर्थरोप ग्रोमन कंपनी ने बनाया और अमेरिका इसके सिर्फ 26 यूनिट अफोर्ड कर पाया क्योंकि इसको बनाना इंतहाई मुश्किल और इंतहाई महंगा था। आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि इस एक त्यारे की कीमत तकरीबन $2.1 बिलियन के करीब है। अब अमेरिका ने तकरीबन इसको 35 साल पहले बनाया था और आज तक किसी भी मुल्क को नहीं बेचा, लेकिन आज जाकर चाइना ने इसको सियान H-20 के नाम से बना लिया है, लेकिन आज तक इसको पब्लिकली पेश नहीं किया गया। खैर, इस त्यारे पर मजीद कभी किसी वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त अहम मुद्दा यह है कि जिस तरह से फखर से डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले का ऐलान किया और धमकी दी कि हमने ईरान की तीनों अहम न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया है और हमारा मकसद पूरा हो गया है, लेकिन अब अगर इसके बाद ईरान बदले के तौर पर कोई कार्रवाई करता है या फिर अभी भी हमसे न्यूक्लियर डील नहीं करता तो इसका नतीजा बहुत ही बुरा होगा। हम इसकी ऐसी हालत करेंगे जो वो कभी सोच भी नहीं सकता। There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. यानी जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर कहा था कि नेतन्याहू कैसे भी करके अमेरिका को जंग के अंदर घसीट कर ले आएगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ, क्योंकि पूरी दुनिया ये बात जानती है कि इसराइल अकेला जंग के अंदर कभी भी कुछ नहीं कर सकता। ना तो इसके पास इतनी माली सपोर्ट है और ना इतने ताकतवर हथियार कि अमेरिका की मदद के बगैर किसी भी मुल्क से अकेले जंग जीत सके।
और अगर अमेरिका मजीद एक हफ्ते रुक जाता तो इसराइल पूरा तबाह हो चुका होता, क्योंकि इसके पास अपने डिफेंस के मिसाइल तो खत्म ही होने वाले थे और इसके अपने लोग अपना मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं। और आपको पता है कि हमले के डर से अपना घर छोड़कर वही लोग भागते हैं जो कि कब्जा माफियाओं या फिर किसी और की सरजमीन पर काबिज हों, वरना जिसका घर होता है वो कभी भी बमबारी के बावजूद और धमकियों के बावजूद अपने घर को छोड़कर नहीं जाता, जिसकी सबसे बेहतरीन मिसाल गजा और फलस्तीन के लोग हैं। अब ये बंदा डोनाल्ड ट्रंप शायद ये सोचता है कि वो ईरान को इस तरह से धमकियां देकर डराकर इससे जबरदस्ती कुछ मनवा लेगा, लेकिन शायद ये ईरान की तारीख को नहीं जानता और सीरियसली ना इस बंदे को ग्लोबल पॉलिटिक्स की ज्यादा समझ है। अगर ऐसा ना होता तो आज यूरोप इससे यूक्रेन की वजह से दूर ना हो रहा होता। और दूसरी तरफ अमेरिका के इस हमले के बाद ईरान ने यह ऐलान किया कि अब से मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद अमेरिका की कोई भी बेस महफूज नहीं है, क्योंकि हम सबको टारगेट करेंगे। और साथ साथ हम स्टेट ऑफ हॉर्मोज को भी ब्लॉक कर रहे हैं, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो के अंदर जाना था कि इसके ब्लॉकेज की वजह से अमेरिका और इस्राएली इकोनॉमी और इसकी स्टॉक मार्केट पेट्रोल की बहुत ज्यादा बढ़ने वाली कीमतों की वजह से क्रैश या फिर शूट कर सकती है। We will give the same response to United States as we have given to Israel. We will respond strongly and we will stop aggression from any side, be it Israel or United States. और तीसरा, फौरन जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने इसराइल पर 27 के करीब मिसाइल दागे, जिन्होंने बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दीगर मकामात को निशाना बनाया, जिसके अंदर कम से कम 20 अफराद जख्मी हुए। और इसके बाद बदले के तौर पर इसराइल ने भी ईरान के शहरी इलाकों पर बमबारी की और इसके मजीद फौजी अड्डों को निशाना बनाया। पर इसराइल के लिए मसला यह है कि इसकी आबादी 3 बड़े शहरों के अंदर रहती है, जिसको टारगेट करना आसान है, पर ईरान बहुत बड़ा मुल्क है और उसकी आबादी एक जगह पर नहीं है, जिसको टारगेट करने के अंदर इसराइल को बहुत मुश्किल होती है। यानी इस वक्त सूरत हाल यह है कि अमेरिका धमकियों से हटकर अब एक फुल फ्लेज वॉर के अंदर दाखिल हो चुका है और दूसरी तरफ ईरान भी किसी भी तरह से हार मानने के लिए तैयार नहीं है और इसके रिस्पॉन्स से ये बिल्कुल वाज़ेह है कि वो इसका बदला लिए बगैर आराम से नहीं बैठेगा। पर आपको सच बताऊं तो दरअसल इसराइल भी यही चाहता है कि इसकी ये जंग अमेरिका की जंग बन जाए और वो इसके अंदर कामयाब भी रहा है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इन दोनों का मकसद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं था, बल्कि ईरान की इस्लामिक रजीम है जो कि इनकी पावर को मिडिल ईस्ट के अंदर चैलेंज करती आ रही है। गजा, शाम, इराक, लिबनान के अंदर इनको टफ टाइम दे रखा था और इसी वजह से इसको हटाना इनका सबसे बड़ा मकसद था। और अब इन लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है कि ईरान को तबाह करके इतना डैमेज कर दिया जाए कि ईरान के अंदर महंगाई और बदअमनी की वजह से खाना जंगी शुरू हो जाए और इसके बाद इसको भी इराक, शाम, लीबिया या फलस्तीन बना दिया जाए, जहां पर इनकी कठपुतली हुकूमत मौजूद हो जो कि कुछ भी ना कर सके। और अपनी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ये भी कहा था कि जंगों के लिए मजबूत इकोनॉमी का होना इंतहाई जरूरी है और किसी और के बलबूते पर जंगें कभी नहीं लड़ी जा सकती और ना जीती जा सकती हैं। अब ईरान क्योंकि अपने मिसाइल खुद बना रहा है, इसी वजह से इसराइल को इतना डैमेज कर पाया। लेकिन आप जरा सोच कर देखें कि ईरान जितने भी मिसाइल बना रहा है, क्या वो मुफ्त के अंदर बन रहे हैं? इनकी कोई कीमत नहीं है क्या? और क्या इन मिसाइलों ने कभी खत्म नहीं होना? जंगों के नाकाबिले बर्दाश्त खर्चों की वजह से सोवियत यूनियन तक टूट चुका है, जर्मनी टूट चुका है, तो सवाल यह है कि ईरान इसको कब तक बर्दाश्त कर पाएगा। और इसीलिए अपनी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ये कहा था कि अब ईरान को अपना बदला लेने के बाद मुसलमान मुल्कों को आगे बढ़कर सीज फायर करवा देनी चाहिए, ताकि ईरान फ्यूचर के अंदर अटैक करने के लिए खुद को मजीद स्ट्रॉन्ग कर सके और ईरान की इकोनॉमी इतनी कमजोर ना हो कि खाना जंगी तक बात पहुंच जाए, जैसा कि ये दोनों मुल्क चाहते हैं। पर सच बताऊं तो अब मुझे हालात वैसे नजर नहीं आते, क्योंकि अमेरिका की एंट्री और ईरान के बदले की आग के बाद इस खित्ते के अंदर ये जंग मजीद फैलेगी। स्टेट ऑफ हॉर्मोज से जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, इन दोनों मुल्कों की ऑयल सप्लाई और ट्रेड बंद करने के बाद ईरान बराह रास्त अमेरिका पर कोई हमला तो नहीं करेगा, लेकिन वो इराक, शाम, लिबनान या फिर यमन के अंदर मौजूद अपने हिमायत याफ्ता ग्रुप्स जैसा कि हजबुल्ला और हुसियों के जरिए अमरीकी अड्डों या फिर मिलिट्री बेसिस को निशाना बना सकता है। इराक या फिर शाम के अंदर मौजूद यूएस मिलिट्री बेसिस पर रॉकेट हमले या फिर ड्रोन हमले किए जा सकते हैं। ईरान की साइबर फौज अमरीकी बैंकिंग, पावर सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक कर सकती है, जो कि ये पहले भी कर चुके हैं। और अगर खुदा न खास्ता हालात मजीद खराब हो गए तो ईरान गल्फ के अंदर अमरीकी बहरी जंगी जहाजों पर ड्रोन से हमला कर सकता है, लेकिन वो हर सूरत मुकम्मल जंग या अमेरिका मुल्क पर डायरेक्ट हमले से बचेगा। अमेरिकी अपोजिशन कांग्रेस ने ट्रंप के इस फैसले को कानूनी तौर पर चैलेंज किया है कि हम लोगों को एतमाद में लिए बगैर ये हमला कैसे किया गया। ये तो सीधा सीधा ताकत का नाजायज इस्तेमाल है। और आपको याद होगा कि ये बंदा तो हुकूमत के अंदर इस वादे के साथ आया था कि अमेरिकन टैक्स का पैसा इस तरह से मैं जंगों के अंदर बर्बाद नहीं करने दूंगा, जो कि पहले से होता आ रहा है। और आज वो बंदा वही सब कुछ खुद से दोहरा रहा है। अब जाहिर है कि इसकी वजह से इसकी रेपुटेशन पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। और जैसा कि मैंने कहा था और प्रेडिक्ट किया था कि वक्त आने पर तमाम मुस्लिम मुल्क न्यूट्रल हो चुके होंगे, बिल्कुल वही हो चुका है। तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। और सोशल मीडिया पर तो ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि दरअसल अमेरिका ने ईरान पर इस हमले के लिए इंडिया और पाकिस्तान की एरोस्पेस को इस्तेमाल किया और पाकिस्तानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि सिर्फ इंडिया की एरोस्पेस को इस्तेमाल किया गया। अब सच क्या है बिना सबूतों के मैं कंफर्म तो नहीं कर सकता, लेकिन बाकी आप समझदार हैं। कोई साथ नहीं दे रहा, ना पड़ोसी, ना दूसरा, ना कोई दोस्त मुल्क, ना दुश्मन मुल्क, कोई दोस्त है नहीं। हकीकत ये बात है, ईरान का दोस्त कोई मुल्क नहीं है। क्यों नहीं है? जिस तरह इमाम हुसैन का दोस्त कोई भी नहीं था। इमाम हुसैन के रिश्तेदार थे, इमाम हुसैन के दोस्त थे, इमाम हुसैन के साथी थे, लेकिन बातें मैदान नहीं थे। इमाम के साथ खड़े नहीं हुए, रिश्तेदार खड़े नहीं हुए, साथी खड़े नहीं हुए, करीबी खड़े नहीं हुए। वक्त मुश्किल दोस्त पता चलता है। पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि आप अपनी एयर बेस देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ, आप अपना समुद्र देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ। पाकिस्तान के फजाई अड्डे, पाकिस्तान का समुद्र, पाकिस्तान की जमीन, ये पाकिस्तान के अवाम की मलकियत है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। सर ये ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। हम ये काम नहीं होने देंगे। जो पूरे मीडिया पे चल रहा है उसको डिनाई करेंगे। मैं इन्हें अप्रिशिएट करूंगा, मैं इन्हें अप्रिशिएट करूंगा। इसको डिनाई करें सर, जिसको डिनाई करें मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। आपने तो फ्लैट अपनी फील्ड के अंदर है, आपने तो यहाँ से उठना है। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान को मसला हुआ, आपने तो अपना फ्लाइट पकड़नी है जिस तरह मुशर्रफ के टाइम पे पकड़ी थी और यहाँ से निकल। और दूसरी तरफ यूरोप ने भी कह दिया है कि मुज़ाकरात के जरिए इस मामले को हल किया जाए, क्योंकि हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। और इसके बाद सुपर पावर्स यानी चीन और रूस अमेरिका की मजम्मत और ईरान से हमदर्दी के लिए सिर्फ यूनाइटेड नेशन के अंदर करारदाद पास कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। आपको समझना होगा कि अपनी जंगें आपको खुद लड़ना पड़ती हैं। अब इस हमले के बाद फौरी तौर पर बदला लेने के साथ साथ ईरान सोच समझकर इसका कोई रद्द-ए-अमल देगा ताकि आलमी हमदर्दी हासिल कर सके। मिसाल के तौर पर रशिया और चाइना से मजीद हथियारों को खरीदेगा। और इस वक्त दुनिया की नजरें यूनाइटेड नेशन, IAEA और रूस और चाइना पर हैं, जो कि सालिसी की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी अगर ये सूरत हाल ना संभली तो ये पूरा खिता एक बड़ी जंग के अंदर जा सकता है, जिसके अंदर इसराइल, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, यमन, इराक, पाकिस्तान, तुर्की सब शामिल होंगे। यानी वो सब मुल्क जो कि या तो ग्रेटर इसराइल का हिस्सा हैं या फिर इसके वजूद के लिए खतरा हो सकते हैं।
और इसी को देखते हुए ईरान का दुनिया से किया हुआ न्यूक्लियर मुआहदा, जिसको JCPOA कहा जाता है, हमेशा के लिए खत्म हो सकता है और ईरान बहुत ही जल्द न्यूक्लियर बम बनाने के करीब पहुंच सकता है। पर दोस्तों आगे क्या होता है ये तो आने वाले हालात पर ही डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा। ईरान और इजराइल के बीच में अमेरिका भी इन्वॉल्व हो चुका है पूरी तरह से, और इजराइल यही चाह रहा था कि अमेरिका की ये जंग अमेरिका की बन जाए, क्योंकि अमेरिका तो उससे ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल है और बगैर अमेरिका के इजराइल तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये तो हम सब जानते हैं। और दूसरी बात, तमाम जो कंट्री हैं बद्दुआ करें ईरान के साथ, अरब ममालिक ख़ास करके ईरान के साथ खड़े हों और हम सब मिलकर ईरान के लिए दुआ ज़रूर करें। शिया सुन्नी का मामला एकदम छोड़ दें, एकदम ख़त्म कर दें। इस वक्त दुआ करें, पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें, अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए दुआ करें और ईरान के लिए भी ख़ास करके दुआ करें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।